आज हम एक लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जो है क्लास 12th के लिए, और ये साथ ही साथ एसएससी, बैंक या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही उपयोगी है, और बल्कि ज़्यादा उपयोगी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आप इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हम क्लास 12th की जो बुक है, भारतीय इतिहास के कुछ परिचय, कुछ तथ्य, उससे हम पढ़ेंगे। क्लास 12th की इस सीरीज़ में हम इतिहास की किताब कंप्लीट करेंगे। तो इतिहास का ये पहला लेक्चर है, तो आप बने रहिए हमारे साथ लाइन टू लाइन स्टडी में। तो चलते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए कि पहले चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम आप देख ही रहे हैं, क्या नाम है कि इतिहास का पहला चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। नहीं, हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट करते हैं। भारत का जो इतिहास है वहीं से प्रारंभ होता है दोस्तों। तो हम हड़प्पा सभ्यता की ओर चलते हैं। पहला विषय है इसका, यानी पहली आप इस यूनिट को पढ़ेंगे, तो हम यहाँ से स्टार्ट अपनी करते हैं जर्नी को। तो चलिए, हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा तथा सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु हैं। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में, उनके पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृद भांडों यानी मृद माने मिट्टी के बर्तन, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों तथा दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों से के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम ये अन्वेषण करेंगे, अन्वेषण मतलब खोज करेंगे, जांचेंगे, तथा पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है, इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें। तो ये भी हमें अभी हड़प्पा सभ्यता के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी खुदाइयों में हमें मिला है उसी के आधार पर हमारे कुछ अनुमान हैं। उसकी लिपि को पढ़ाया नहीं जा सका। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि ये एक चित्र दिए हुए हैं, ये कुछ घोड़े जैसा बना हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये चित्र वाली एक लिपि है। तो इसको पढ़ना अभी मुश्किल है, पढ़ा नहीं गई है। बहुत सारे आपके स्थलखंड, जो बहुत सारी चीज़ें थी, अशोक के शिलालेख वगैरह पढ़ लिए गए, लेकिन इन्हें पढ़ना बड़ा मुश्किल है आज भी। चलते हैं दोस्तों आगे। एनर्जी थोड़ी कम लगेगी आपको क्योंकि शुरुआती लेक्चर और मैं थोड़ा बीमार भी हूँ आजकल, तो चिंता ना करें। पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। पारिभाषिक शब्द तथा स्थान तथा काल। आप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अब सिंधु घाटी क्यों कहा जाता है कि सिंधु नदी के किनारे इसका विकास हुआ। इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, हड़प्पन कल्चर। पुरातात्विक सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं से ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई कुछ ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो आजकल पाकिस्तान में है, गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। तो जब लंबी दूरी पर स्थित हैं और लगभग एक जैसे मृद भांड हैं, एक जैसे बर्तन हैं, ये आप देख रहे हैं, मन के बाट, फलक, ये सब दिए हुए हैं ना। तो जब एक जैसे हैं और दूरी पे मिले हैं, मतलब ये जो सभ्यता होगी ये विस्तृत सभ्यता होगी कोई। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहाँ संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर दिया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थीं, जिन्हें क्रम से आरंभिक एवं परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है।
इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। देखिए अलग अलग कालखंड हैं, लेकिन जो इस सभ्यता का कालखंड माना गया है वो लगभग कितना है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व, यानी 2600 से 1900 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है। और जो ज़्यादा कहीं जो 2600 ईसा पूर्व का समय होगा वो पुराना समय होगा, थोड़ी कम विकसित होगी ये सभ्यता। लेकिन जैसा आप आगे जाएंगे तो ये थोड़ी और विकसित हुई होगी, तो उसी आधार पर इसको विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाएगा, जो लास्ट वाला समय होगा। चलते हैं आगे। अब ये BC और ये तो आप समझते हैं इंग्लिश का क्या है, ये भी आपको एक बार बता देते हैं। फिर भी अंग्रेजी में अगर BC लिखा हुआ है तो इसका नाम है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की बातें हो रही हैं। ईसा मसीह के पहले के जन्म की बात कर रही हैं। हिंदी में लिख देते हैं इसे ईसा पूर्व। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की बातों को क्या लिखते हैं हम, BC इंग्लिश में। और आगे बात समझ में, ठीक है। और AD जो मतलब होता है AD, इसका मतलब होता है अन्नो डोमिनी। अन्नो डोमिनी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। जैसे मैं कह दूं 500 AD, तो 500 AD बोल दिया तो AD का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 500 वर्ष बाद। अगर 500 BC बोल दिया, 500 BC, तो ये इस बात का मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 500 वर्ष पहले। तो बात समझ में आ गई। लेकिन आजकल C वाले अक्षर भी चल रहे हैं। AD की जगह आ गया CE। AD की जगह क्या आ गया, CE। CE का मतलब है कॉमन एरा। कॉमन एरा, कॉमन एरा, ठीक है, कॉमन एरा। और BC भी लिखा मिलेगा कहीं कहीं आपको, BCE, यानी ये BC जो मिलेगा आपको, BC की जगह मिलेगा लिखा हुआ, इसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा यानी, ठीक है, कॉमन एरा से पहले। तो ऐसा मान लेते हैं कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ है वो उससे पहले का काल BCE, बिफोर कॉमन एरा, और उसके बाद का कॉमन एरा। तो ठीक है। तो कहीं BP भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हमारी ये जो पुस्तक है, तो ये कॉमन एरा के लिए, ठीक है, ईस्वी प्रयोग करेगा, और पहले के लिए बिफोर प्रेजेंट यानी BP प्रयोग करेगा। जैसा भी होगा आपको बताते जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया BC की जगह क्या यूज करना है, BC, और इनका क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो ये मोहनजोदारो सभ्यता है। देखिए क्या है, ये झेलम नदी है, चिनाब है, राबी है, हड़प्पा, सतलज, सिंध, ये 5 नदियाँ। मोहनजोदारो इसका एक प्रमुख शहर इस सभ्यता का, ठीक है। हड़प्पा इसके नाम से इस सभ्यता को जाना गया। हड़प्पा भी एक विकसित शहर है। चहुदड़ो, ठीक है, ये आपकी ये सभ्यता मांडा, नर्मदा नदी तक फैली हुई है इधर गुजरात में। सूतकांगडोर, इनके विषय में बहुत डिटेल हम स्टडी करने वाले हैं। और देखो कहीं ना कहीं आलमगीरपुर मिल रहा है आपको, चंबल, नागेश्वर, धोलावीरा, सब चीज़ें हैं। अब इसको हम कुछ ध्यान से पढ़ेंगे इसको हम। तो आरंभिक एवं विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ। सिंध और चोलिस्तान, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। बस्तियों की कुल संख्या थी सिंध में 106, चोलिस्तान में 239।
आरंभिक हड़प्पा सिंध में कितने मिले हैं? 52। और चोलिस्तान में कितने मिले हैं? 37। विकसित हड़प्पा स्थल 65 और चोलिस्तान में 136। तो नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां 43 और इस पर चोलिस्तान 132। त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल 29 और ये 33। तो ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि ये सभ्यता जो चोलिस्तान जो माना है, ये चोलिस्तान क्या है ये भी आप समझ लीजिए। चोलिस्तान है थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। तो इसमें तो चोलिस्तान में ओबियसली विकसित जो हड़प्पा स्थल हैं वो ज़्यादा हैं। आरम, अब पढ़ते हैं इसका आरम। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थीं। ये संस्कृतियाँ अपने विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन, कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थीं और इनमें बड़े आकार की संरचना लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए गए संकेतों से उनके कुछ स्थलों से त्याग दिए गए ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों कि जैसे जलाए जाने के संकेत हैं और कुछ अन्य में त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। निर्वाह के तरीके, ठीक है, जीवन निर्वाह के तरीके समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, जानवरों जिनमें मछली भी शामिल हैं से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पुरा वनस्पतिज्ञ करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियाँ, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियाँ शामिल हैं। पुरा प्राणी विज्ञानी अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। अगली प्रजातियों में जैसे वराह, सूअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियाँ भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आर्किटिक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डी भी मिली हैं। ठीक है, आप देखो, हम कृषि प्रौद्योगिकी की बात करें इनकी, हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। तो इस सभ्यता के बारे में जानकारी बहुत कम है। देखिए, क्या जुते हुए खेतों से बीज का छिड़काव किया जाता था? मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियाँ यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान की कई स्थलों और बनावली यानी हरियाणा से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। तो इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो आरंभिक हड़प्पा स्थलों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं को दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसल उगाई जाती थीं। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों से बिठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अब देखिए, इससे हमें दो जानकारियाँ बहुत महत्वपूर्ण मिली हैं जो हमें नोट करने लायक हैं। जैसे हल का सबसे पहले जो प्रतिरूप मिला है वो मिला है बनावली हरियाणा से।
और ये बनावली कहाँ है, हरियाणा में है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी जानकारी हमें ये मिली है कि कालीबंगन राजस्थान में स्थित है और इससे जुते हुए खेतों का प्रमाण यहाँ मिलता है। कालीबंगन में जुते हुए खेतों का प्रमाण मिल रहा है और ये जानकारी अति महत्वपूर्ण है। ये आपको ध्यान रखना है कि कालीबंगन किस लिए फेमस है। आपसे पूछा जाए कालीबंगन, पहले तो है ही कहाँ, वो हरियाणा में था और इससे किसकी जानकारी मिल रही है, ये हैं जुते हुए खेत, जुते हुए खेत। तो इसकी जानकारी हमें कालीबंगन से मिलती है। तो ये जानकारी हमें स्पष्ट होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित थे जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती हो। अफगानिस्तान में सोर्तगुही नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। देखिए, पहले से ही जो एरिया पाकिस्तान की ओर है और जो अफ़गानिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का, वहाँ ये ज़्यादा विकसित दिखाई देती है। वहीं पे मोहनजोदारो और हड़प्पा भी हैं, आपको जैसी जानकारी हो। तो सोर्तुगई जो स्थान है वो अफ़गानिस्तान में है और जहाँ नहरों के अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। पंजाब सिंध में ऐसा नहरों का कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा संभव है, अब देखो क्या संभव है, कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद में भर गई थीं। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात धौलावीरा, यानी धौलावीरा जो स्थान है वो गुजरात में है, मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। अब ये धातु के औजार जो खुदाई में मिले हैं वो दिखाए गए हैं, इनको देखिए आप। यहाँ से धौलावीरा का ये जलाशय। पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। भोजन तैयार करने के लिए प्रक्रिया में अनाज पीसने के लिए यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु, मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं, अवतल चक्कियाँ, और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। जो अवतल चक्कियाँ मिली हैं उनसे हमें लगता है कि अनाज पीसने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। अवतल आप समझते हैं, इस तरीके की चक्कियाँ होंगी जिन्हें पीसने का काम करते होंगे। आगे बात सुनिए। तो साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर कंक्रीले अग्नेज बलुआ पत्थर से निर्मित थीं और आमतौर पर इनमें अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूँकि इन चक्कियों पे तल सामान्यतः उत्तल हैं, निश्चित रूप से इन्हें जमीन तथा मिट्टी के में जमा कर रखा जाता होगा जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं, वे ये हैं जिन पर एक दूसरे छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था जिससे निचला पत्थर खोखला हो जाता था। दूसरा वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियाँ, मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर नाम दिया गया और हमारी बावर्ची ने यही एक पत्थर रसोई में प्रयोग कर संग्रहालय से उधार मांगा है। अर्नेस्ट मैके फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937 में उद्धृत, ये कथन लिखा हुआ है पूरा। तो ये देखो कितनी अवतल चक्की थी, इसको ज़मीन में गाड़ देते होंगे और इसको ज़मीन में गाड़ने के बाद ये छोटा पत्थर इसके ऊपर चलता होगा, ये छोटा वाला, और तब जाके आपका
ये मसाले वगैरह पीसे जाते होंगे, अनाज पीसा जाता होगा। मैके खोजी गई वस्तुओं की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे हैं, क्या ये उपयोगी नीति है? तो मुझे नहीं लगता कि उपयोगी नीति है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलनाओं को ही समझने का प्रयास करते हैं, परंतु प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रयोग में लाई जाती हैं? चीज़ों को समझने के लिए आधुनिकता का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए जो पुराने लोग हैं, जो पुरातत्वविद हैं, वो आधुनिक चीज़ों से ही कनेक्ट करके समझते हैं चीज़ों को या समझाते हैं। तो एक हिसाब से तो उनका ये कथन ठीक है, लेकिन उस समय क्या सिचुएशन थी उसको एग्जैक्ट समझना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें उस समय की सिचुएशन पर जाने के लिए उस समय की सिचुएशन को समझना बहुत ही कठिन होगा, इसलिए हम अब की नीतियों का प्रयोग करते हैं। अब हम पहुंचते हैं चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो या इंग्लिश में इसको लिखते भी हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो लिखते हैं। पिक्चर भी बन चुकी है ऋतिक रोशन की। इसमें एक नियोजित शहरी केंद्र, नियोजित शहरी केंद्र है, यानी एक प्लान्ड सिटी है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे एक केंद्र मोहनजोदड़ो को सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। तो सबसे पहला जो स्थल कौन है वो हड़प्पा है, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे प्रसिद्ध कौन हुआ वो आपका मोहनजोदड़ो हुआ। तो ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। बस्ती दो भागों में विभाजित थी, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। ये आप देख रहे हैं दुर्ग वाला इलाका। ये निचला शहर है, दुर्ग यानी ऊंचा शहर है। बहुत नियोजित शहर है, एक प्लान्ड सिटी है, चंडीगढ़ नोएडा की तरह। हड़प्पा की दुर्दशा। तो यहाँ से पढ़ते हैं हम, पहले इसी को कंप्लीट करते हैं। लेकिन नीचे बना गया, पुरातत्वविदों ने क्रम से दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवारों से घिरा गया था, जिसका अर्थ है इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवारों से घिरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया जाता है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों के बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता होगी। अब कुछ और ही देखिए, एक बार चबूतरे के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था, फिर उसके ऊपर कार्यान्वयन। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हों, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की क्रम से 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। ठीक है। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई जाती थी। इस प्रकार की ईंटें होंगी। ठीक है। तो ये ईंटों का प्रयोग बता रहे हैं कहाँ पे? हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में। अब ये हड़प्पा की दुर्दशा कैसे हुई?
ये से भी पढ़ लेते हैं, साथ साथ ही कॉलम भी इम्पोर्टेंट होते हैं। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछे या किसी एग्ज़ाम में आए तो आप अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम बताएंगे, और भारतीय पुरातत्व का जनक यानी इंडियन आर्कियोलॉजिकल का जो फादर है वो कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को उसका क्रेडिट देंगे। ने लिखा कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गईं। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। तो देखिए, लाहौर से लेकर के मुल्तान तक की रेलवे पटरी के नीचे ईंटें बिछाने के लिए ये हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया गया। कुछ ईंट चोर थे, वो चुरा ले गए, उन्होंने ये बताया है हड़प्पा के बारे में, इसलिए बर्बाद हो गया। 1875 में ये अलेक्जेंडर कनिंघम लिख चुके हैं। नालों का निर्माण, नालों का निर्माण हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक था जल निकास प्रणाली, यानी उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, जो आज के सिटीज़ में भी नहीं है। सड़कों तथा गलियों के लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी का गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। तो देखिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी एक अलग तरीके की चीज़ें हैं। अब ये दुर्ग क्या चीज़ है? दुर्ग अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी, एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। पश्चिम की ओर एक ऊंचा दुर्ग उन्होंने बनाया है, ऊंचा, और पूर्व की ओर एक नीचा है। ठीक है, पूर्व की ओर क्या है? एक नीचा भाग है और वेस्ट की ओर थोड़ा एक ऊंचा भाग है। इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धौलावीरा तथा लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी, यानी चारों तरफ से उसमें किलेबंदी की हुई है, तथा शहर के कई हिस्से में दीवारों से घेरकर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। ये आप देख रहे हैं चित्र में, एक नाली का चित्र, मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार को देखिए। नाली देख रहे हैं ना? तो एक नियोजित शहर था मोहनजोदड़ो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो इसी तरीके से हम आगे भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।